जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग अनुष्का। गुड इवनिंग अनुष्का 2 बार। गुड इवनिंग नीतू जी। गुड इवनिंग मार्गश्री। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सब लोगों को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है ना? यस सर। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 26 जून। जून भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब बचा है आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। लगभग 5 महीने बचे हैं आपके पेपर के। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो अब कमर कस लीजिए, 5 महीने बचे। लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पिछले 6 महीने का जितना करंट अफेयर्स है उसको हम लोग एक बार क्लास में रिवाइज करेंगे, उसके लिए अलग से क्लासेस कंडक्ट होंगे। ठीक है, ये क्लास तो चलती ही रहेगी, अलग से क्लास कंडक्ट होगी जिसके अंदर हम लोग पिछले 6 महीने का पूरा करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे, जिससे कि जिन जिन का छूट गया है उनका कवर हो जाए और जिन जिन का कवर है वो उनका रिवाइज हो जाए, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आ जाते हैं आज के न्यूज पेपर पे। तो आज क्या है? इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। यूएन डेजिग्नेटेड डे, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। यूएन ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म से रिलेटेड है ना। तो इस साल क्या हाईलाइट है, यानी कि थीम भी कह सकते हैं इस साल की, जेंडर सेंसिटिव टॉर्चर प्रिवेंशन, अकाउंटेबिलिटी एंड रिड्रेस फॉर विमेन एंड गर्ल इन 2026। ठीक है, इंडिया यूएन कन्वेंशन ऑन विक्टिम्स ऑन टॉर्चर ऑन विक्टिम्स के सिग्नेटरी है, लेकिन उसको अभी तक रेक्टिफाई इंडिया ने नहीं किया है। ठीक है। देखो क्या कह रहे हो, कह रहे फ्रेश डिस्प्यूट एमर्जेस ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर एक नई नया विवाद शुरू हो गया है। क्या विवाद है? अभी तक क्या विवाद था? अभी तक क्या विवाद था? स्ट्रेट खुला नहीं था। और क्यों था ये विवाद? यूएस, ईरान और रशिया की वॉर चल रही थी, है ना। तो इस वजह से क्या था कि यूएस ने भी अपना ब्लॉकेड लगाया हुआ था और आईआरजीसी ने भी अपना ब्लॉकेड लगाया हुआ था। दोनों ही ब्लॉक करके बैठे थे। यूएस ईरान एलाइड कंट्रीज को वहां से पास नहीं होने दे रहा था। ईरान यूएस एलाइड कंट्रीज और इजराइल एलाइड कंट्रीज को वहां से पास होने नहीं दे रहा था। तो ये समस्या थी, दोनों ही एक दूसरे के कंट्रीज को यहाँ से पास होने नहीं दे रहे थे। लेकिन अब नई समस्या क्या खड़ी हुई है? एक तो ट्रेडिशनल रूट है, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर ही अलग अलग रूट्स हैं। एक तो ट्रेडिशनल रूट है। ट्रेडिशनल रूट क्या है कि ये बीच में से चले गए, लेकिन आईआरजीसी ने क्या किया, यहाँ पे माइंस बिछा दिए। अब कैसे जाएंगे? तो क्या हुआ, यूएस ने क्या बोला कि एक काम करते हैं, ये नीचे की तरफ से चलते हैं, साउथ की तरफ से। ईरान ने बोला कि नहीं, ये नहीं चलेगा, साउथ की तरफ से जाओगे तो नहीं चलेगा। वो कहता है कि इस रास्ते से जाओ, नॉर्दर्न पार्ट को यूज करो, ताकि क्या हो सके, ताकि ईरान का कंट्रोल उस शिपमेंट वे के ऊपर बढ़ सके और आगे आने वाले समय में वो उसको लेवरेज की तरह यूज कर सके। ठीक है, ये ईरान का वो है। अब हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा कि यूएन क्लॉज क्या कहता है। ठीक है, यूएन क्लॉज क्या कहता है? यूएन क्लॉज कहता है, सबसे पहले तो इंटरनल वाटर्स आ गए, है ना। इंटरनल वाटर अलोंग द कोस्ट लाइन, जितना भी पानी है वो क्या हो गया, इंटरनल वाटर हो गया। फिर वहां पे एक बेस लाइन कंसिडर कर ली जाती है, जहां से थोड़ा सा समुद्र गहरा होना शुरू होता है, वहां से बेस लाइन काउंट की जाती है। और बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। टेरिटोरियल यानी कि उसका खुद का। अब देखो टेरिटोरियल वाटर के अंदर क्या है, कोस्टल स्टेट है फुल सोवरनिटी। जो कोस्टल स्टेट है उसकी पूरी की पूरी सोवरनिटी है, पूरा उसका अधिकार है। ठीक है, राइट टू रेगुलेट नेविगेशन, सिक्योरिटी, फिशिंग, एनवायरमेंट एक्सेट्रा। फॉरेन शिप्स एंजॉय राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। टेरिटोरियल वाटर के अंदर भी जो इनोसेंट पैसेज है वो गुजरने का अधिकार है, उसको नहीं रोक सकता कोई। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कंटेजियस। कंटेजियस जोन कौन सा हो गया, वहां से लेके यानी कि बेस लाइन से लेके 24 नॉटिकल माइल्स तक। अगर हम देखें तो टेरिटोरियल जोन के बाद अगर काउंट करना शुरू करें तो 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या हो गया, कंटेजियस जोन हो गया। यहाँ पर क्या है,
coastal state can exercise control needed to prevent infringement of custom, fiscal, immigration, sanitary laws with territory and territorial sea. तो कुछ नियम यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर भी जो इनोसेंट पैसेज है उसको रोका नहीं जा सर सकता। एक बार प्लीज इनोसेंट पैसेज थोड़ा दोबारा से बता देना वो। क्या बता दूं? इनोसेंट पैसेज। इनोसेंट पैसेज तो भी बताया ही नहीं है, आएगा भी, चिंता मत करो। इनोसेंट पैसेज क्या होता है, ट्रांजिट पैसेज क्या होता है, अभी आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ इसका डिवीजन समझने की कोशिश करो, कहां पर कितना कंट्रोल है उसको समझने की कोशिश करो। इनोसेंट पैसेज क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। इनोसेंट पैसेज बेसिकली कुछ भी नहीं है। इनोसेंट पैसेज है जो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा, जो कोस्टल स्टेट को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा, कोई स्पाइंग नहीं कर रहा, कोई हमला नहीं कर रहा, कोई उसकी सोवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर रहा, कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहा जो कि वहां पर अलाउड नहीं है, वहां पर पॉल्यूशन नहीं फैला रहा, तो वो इनोसेंट पैसेज है। रुक नहीं रहा बिना बात के, एंकर कर सकता है बट विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट, कोस्टल स्टेट, लेकिन वहां पे रुक नहीं रहा, बिना बात रुकेगा तो भी वो इनोसेंट पैसेज नहीं कहलाएगा। इनोसेंट पैसेज क्या है कि वो जल्दी से वहां से निकल जा रहा है, बस अपना जो उसको निकलना है, जो उसको वे चाहिए वो यूज कर रहा है बस, ठीक है। तो वो इनोसेंट पैसेज है बेसिकली। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक कंट्री का क्या रहता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है। इसके अंदर क्या होता है, कोस्टल स्टेट्स है सोवरेनिटी राइट्स, यहां तक भी क्या है, सोवरेन राइट्स हैं स्टेट के, लेकिन लिमिटेड है। कैसे? एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, कंजर्वेशन है, मैनेजमेंट ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज है। तो वहां पे जो रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन करना है, उनका एक्सट्रैक्शन करना है, उसका एक्सप्लॉयटेशन करना है, क्या करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? कोस्टल कंट्री, ठीक है, कोस्टल कंट्री डिसाइड करेगा। ऑफ वाटर, सी बेड, सॉइल, जहां पर भी है। अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे एनर्जी प्रोडक्शन है, मैरीन रिसर्च है, ये सारी चीजें वहां पर कौन करेगा? कोस्टल कंट्री करेगा, ठीक है। अदर स्टेट्स एंजॉय फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यहाँ पे बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा ओवर फ्लाइट, यहाँ से फ्लाइट जा सकते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट जा सकते हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। लेइंग सबमरीन केबल्स, सबमरीन केबल्स है, सबमरीन है, केबल पाइपलाइंस बिछानी है तो उसके लिए ये वाला वाटर यूज हो सकता है, सब्जेक्ट टू कोस्टल स्टेट्स राइट। अगर उसके राइट्स इन्फ्रिंज, जब जहां तक उसके राइट्स है वहां तक उसको नहीं करना है, ठीक है। इसके आगे हाई सी हो जाता है, फ्रीडम ऑफ हाई सी टू ऑल स्टेट्स, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एक और कंसेप्ट है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है कि कहीं कहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो यानी कि जो जमीन है, यहाँ पे जमीन है ना नीचे, तो ये जब कंटिन्यू होती है लंबा तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ये कहीं कहीं ज्यादा होती है, कहीं कहीं कम होती है, जैसे इंडिया के अंदर ही बे ऑफ बंगाल वाली साइड में अगर हम देखें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफी लंबी है, साढ़े वहां पे 350 नॉटिकल माइल्स तक हमारा कंटेजियस जोन आ जाता है, मतलब ये वाला जोन आ जाता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला 350 नॉटिकल माइल्स तक। जबकि अगर हम अरेबियन सी वाली साइड पे देखें तो 200 नॉटिकल माइल्स तक है, क्योंकि यहाँ की कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत लंबी नहीं है। ये जो शेल्फ है ये लंबा कंटिन्यू नहीं होती, यहाँ पर क्या होती है, ये एकदम से ड्रॉप आ जाता है इसमें। तो एकदम से जहां पर ड्रॉप आ जाएगा वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ छोटी होगी, हाई सी जल्दी शुरू हो जाएगा। जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ लंबी होगी वहां पे हाई सी थोड़ा दूर होगा, हाई सी थोड़ा देर में शुरू होगा। तो 200 से 350 नॉटिकल माइल्स तक ये वेरी करता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, नेचुरल प्रोलॉन्गेशन ऑफ लैंड टेरिटरी टू आउटर एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ मार्जिन ऑफ 200 nautical miles. Coastal state has right to explore, exploit the natural resources of the sea bed and soils, है ना। यहाँ पर हम लोग यहाँ तक जहां तक हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ जा रहा है वहां तक हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्लोरेशन है, कोई फिशिंग है, तो वो सारी एक्टिविटीज वो कोस्टल कंट्री करेगा, ठीक है। हाई सी के अंदर क्या होता है, नॉट अंडर द सोवरेनिटी ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट की सोवरेनिटी, किसी के सीधे सीधे बोला जाए तो किसी के बाप की पपौती नहीं है। हाई सी, हाई सी क्या है, शेयर्ड एसेट है दुनिया का, है ना, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए। ऑल स्टेट्स एंजॉय फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, लेइंग केबल्स, पाइपलाइंस, फिशिंग, सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ अलाउ करता है जितनी फिशिंग उतनी हाई सी में जाके फिशिंग की जा सकती है, और हमारे फिशर्स भी जाके करते हैं, और कई बार इसकी वजह से कंफ्लिक्ट भी हो जाता है। अगर हम देखें श्रीलंका वाला एरिया जो है, तमिलनाडु और श्रीलंका, तो वहां पे जब हमारे फिशर्स फिशिंग करने जाते हैं तो कई बार
श्रीलंकन नेवी उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है, कहती है कि तुम हमारे टेरिटोरियल वाटर में एंटर कर गए हो तो हम तुमको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। अब वहां पर एक आइलैंड है, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, उस आइलैंड का नाम और लोकेशन पता करके आनी कि किस गल्फ के अंदर है और उसका नाम क्या है, जिसके ऊपर इंडिया और श्रीलंका का डिस्प्यूट है, हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है। ठीक है, इसको देख के आना। ठीक है, होमवर्क है, कल सबको बताना है, और अभी कोई बता सकता है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन तो सबके लिए शेयर्ड एसेट है ही। आगे चलते हैं, देखो ये क्या कहता है, इनोसेंट पैसेज क्या है, अब ये समझते हैं। आपका सवाल आ गया लकी जी, व्हाट इज इनोसेंट पैसेज? तो इनोसेंट पैसेज उसको बोलेंगे जो क्या कर रहा है, जो टेरिटोरियल, इनोसेंट पैसेज मींस अ फॉरेन शिप दैट पासेस थ्रू टेरिटोरियल सी, जो टेरिटोरियल सी से पास तो हो रहा है लेकिन इट मस्ट नॉट हार्म द पीस, गुड ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। जिस स्टेट के टेरिटोरियल वाटर से गुजर रहा है उस स्टेट का कोई हार्म ना करे। ठीक है, अब कंडीशन फॉर इनोसेंट पैसेज क्या है, देखो, स्टॉपिंग और एंकरिंग इज अलाउड ओनली व्हेन, वो रुक सकता है, एंकर कर सकता है कब, इट इज इंसिडेंटल टू नॉर्मल नेविगेशन, नॉर्मल नेविगेशन में ऐसा उसको करना पड़ रहा है, नॉर्मल नेविगेशन का पार्ट है उसके। ठीक है, और अलाउड है। ठीक है, नॉर्मल तभी है जब वो अलाउड है। देयर इज फोर्स मेजोर और डिस्ट्रेस, फोर्स मेजोर मतलब कोई साइक्लोन आ गया है, अर्थक्वेक आ गया है, मेजोर मतलब गॉड से रिलेटेड, एक्ट ऑफ गॉड है कोई, जिसकी वजह से उसको रुकना मजबूरी हो गया है। और क्योंकि इनोसेंट पैसेज के अंदर क्या है कि इनोसेंट पैसेज, अ पैसेज मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड एक्सपीडिशियस, रुक नहीं सकता, वो रुक नहीं सकता किसी के टेरिटोरियल वाटर के अंदर, तभी उसको इनोसेंट पैसेज कहा जाएगा। लेकिन रुक कब सकता है, जब वो नॉर्मल कंडीशन में उसको एंकर करना अलाउड है, जब कोई नेचुरल डिजास्टर है, या इट इज नेसेसरी टू हेल्प पर्संस, शिप्स और एयरक्राफ्ट इन डेंजर, कोई डेंजर है जिसके अंदर हेल्प करना जरूरी है, हेल्प करने के लिए दूसरा शिप है डिस्ट्रेस के अंदर और उसको हेल्प करने के लिए रुकना पड़ रहा है, तभी वो रुक सकता है। ठीक है, क्या नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट कोस्टल स्टेट, ये नहीं कि वहां पे बम बरसाना शुरू कर दिया निकलते हुए, ऐसा नहीं कर सकता। वेपन प्रैक्टिस, मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू नहीं कर सकता, जा रहे थे साहब मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी, ये नहीं हो सकता, है ना। कोई स्पाइंग, इंटेलिजेंस, प्रोपेगेंडा अफेक्टिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला सकते। कोई लॉन्च कर सकते, एयरक्राफ्ट कोई लॉन्च नहीं कर सकते, कोई बोर्ड नहीं कर सकते एयरक्राफ्ट, स्पेशली लॉन्चिंग और टेकिंग ऑफ, लॉन्चिंग ऑफ मिलिट्री डिवाइसेस, कोई मिलिट्री डिवाइस वहां पे लॉन्च नहीं कर सकते। लोडिंग अनलोडिंग गुड्स, करेंसी, पर्सन्स कॉन्ट्रेरी टू कोस्टल लॉस, कोस्टल स्टेट लॉस, हमारे स्टेट का लॉ मना करता है कि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का पैसा नहीं उतरेगा या किसी भी तरीके का सोना नहीं आएगा, गोल्ड नहीं आएगा साउथ अफ्रीका से बिना कस्टम ड्यूटी पे किए, बिना एक्साइज ड्यूटी पे किए, और कोई अनलोडिंग करने लगता है तो क्या हो जाएगा, वो अगेंस्ट द लॉ ऑफ द कोस्टल स्टेट हो जाएगा। तो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। विल फॉलो सीरियस पॉल्यूशन, जैसे एमएससी एल्सा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एमएससी एल्सा, लास्ट ईयर एक शिप इंडियन कोस्ट के पास आके उसका एक्सीडेंट हो गया जिसके अंदर से कि बहुत सारा पॉल्यूट, वो होता है ना प्लास्टिक ग्रैनुअल्स, तो प्लास्टिक ग्रैनुअल्स उसने पूरे समुद्र में फैला दिए और कई किलोमीटर दूर तक के कोस्ट पे भी वो पाए गए। तो उसको एमएससी एल्सा को अभी तक हमने क्या कर रखा था, बंद करके रखा हुआ था, कहा कि पहले कॉम्पनसेशन पे करो तब जाने देंगे, तो पकड़ लिया था हमने उनको। फिशिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते दूसरे के पानी में जाके, जैसे हमारे फिशरमैन जाते हैं तो वो श्रीलंका वाले अरेस्ट कर लेते हैं ना उनको, तो नहीं कर सकते। रिसर्च या सर्वे नहीं कर सकते, पता चला हमारे वाटर में आके रिसर्च कर रहे हैं कि कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे, वो नहीं कर सकते, दूसरे नहीं कर सकते, हम खुद कर सकते, जब तक कि हमारा कंसेंट ना हो तब तक दूसरे नहीं कर सकते। इंटरफियरेंस विद कम्युनिकेशन सिस्टम, एनी अदर एक्टिविटी नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद पैसेज, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है पैसेज के साथ, ऐसा कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। और कोस्टल स्टेट का अधिकार क्या है कि वो सेफ्टी ऑफ नेविगेशन प्रोवाइड करे, मतलब कर सकता है ना, प्रोटेक्शन ऑफ नेविगेशनल एड्स, कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, ये सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ी ली है कि मैराइन साइंटिफिक रिसर्चेस कर सकता है, कस्टम, फिजिकल, इमिग्रेशन, इन सबको, सैनिटरी को, इन सबको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, सारी एक्टिव मतलब रूल्स बना सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो इनोसेंट पैसेज है
वो यहाँ पर अपना कोई गंद नहीं गिराएगा, सैनिटरी वाला गंद नहीं गिराएगा, ये कोई ऑयल स्पिल नहीं करेगा, कोई पॉल्यूशन नहीं करेगा, है ना। तो इस तरीके के नियम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब जो सबमरीन्स होती हैं उनके लिए कुछ स्पेशल रूल है। सबमरीन्स के लिए क्या रूल है? अगर सबमरीन्स पास हो रही हैं टेरिटोरियल वाटर से तो वो पानी के अंदर अंदर नहीं चल सकती, उसको पानी के ऊपर आना पड़ेगा, उसको अपना फ्लैग शो करना पड़ेगा किस कंट्री की सबमरीन है, तभी वो पास हो सकती है, क्योंकि वो इनोसेंट पैसेज नहीं है, ठीक है। दूसरा, न्यूक्लियर पावर्ड अगर है तो उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट के बिना वो किसी के टेरिटोरियल वाटर से पास नहीं हो सकता, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ इनोसेंट पैसेज, द कोस्टल स्टेट मे टेम्परली सस्पेंड इनोसेंट पैसेज इन स्पेसिफिक एरियाज, जैसे कि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर सस्पेंड किया हुआ है। ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी, इट इज एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिक्योरिटी, अगर उसकी सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल है, जैसे कि हमने ईरान के केस में देखा कि ईरान की सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरी था कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखे। मतलब ईरान का तो कम से कम यही आर्ग्यूमेंट है कि हमने क्यों बंद किया, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम बंद नहीं करेंगे तो अपन खत्म है ना, तो इसलिए बंद किया हुआ है। तो यही एक कारण है जहां पर वो बंद किया जा सकता है। एक होता है ट्रांजिट पैसेज। ट्रांजिट पैसेज क्या है? जब कोई किसी स्ट्रेट से निकल रहा है, कोई पैसेज किसी स्ट्रेट से निकल रहा है, तब उसको बोलेंगे ट्रांजिट पैसेज, ठीक है। तो ट्रांजिट पैसेज मींस द राइट ऑफ शिप एंड एयरक्राफ्ट टू पास थ्रू स्ट्रेट्स यूज्ड फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन। इट इज फॉर कंटिन्यूअस एक्सपीडिशियस transit between one part of the high sea or EEZ to another part of high sea or EEZ। सिर्फ हाई सी और EEZ को ही कनेक्ट करते हुए जो स्ट्रेट्स हैं उनको क्या बोला जा सकता है? इंटरनेशनल स्ट्रेट्स बोला जा सकता है, यानी कि इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए यूज होने वाले स्ट्रेट्स उनको कहा जा सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी इसी तरीके का है, इंटरनेशनल स्ट्रेट है, ठीक है। अब ट्रांजिट पैसेज के ऊपर क्या क्या अप्लाई होता है? इट अप्लाइज टू बोथ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, शिप्स और एयरक्राफ्ट, उसके ऊपर से जो भी एयरक्राफ्ट जा रहा है उसके लिए भी, और शिप जो जा रही है उसके लिए भी, और सबमरीन जो जा रही है उसके लिए, तीनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अनलाइक इनोसेंट पैसेज, ट्रांजिट पैसेज इंक्लूड शिप्स, वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन, सब सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक्सपीडिशियस होना चाहिए, तो रोका नहीं जा सकता। ट्रांजिट पैसेज कैन नॉट बी सस्पेंडेड, इसको भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू यूएन क्लॉज, ठीक है। जब तक कि वो क्या ना हो, जब तक कि वो खतरा ना बन जाए, ठीक है। ड्यूटीज क्या है उसकी, क्या नहीं कर सकता वो? प्रोसीड विदाउट डिले, वो रुक नहीं सकता, द शिप हैज टू प्रोसीड विदाउट एनी डिले, ये नहीं कि स्ट्रेट में जाके खड़ा हो गया और वहां पे अपने हथियारों को दिखावा कर रहा है वहां पे ईरान को, नहीं कर सकता ना। रिफ्रेन फ्रॉम थ्रेट्स और यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ फोर्स कर रहा है या धमकी दे रहा है कि यूज ऑफ फोर्स करूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकता वो। अवॉइड एक्टिविटीज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ट्रांजिट, कोई और एक्टिविटी है, स्पाइंग है, कोई प्रोपेगेंडा है, कोई किसी तरीके का ऐसा है जिससे जिससे कि उस कंट्री को खतरा हो सकता है, तो ऐसा कोई काम नहीं करना। फॉलो इंटरनेशनल सेफ्टी रूल्स, फॉलो पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स, एयरक्राफ्ट मस्ट ऑब्जर्व रूल्स ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, शिप्स मस्ट कंप्लाई विद जनरली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल रेगुलेशंस, ठीक है। ये इन लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक कल हम लोगों ने आर्टिकल, एक न्यूज हमने स्किप की थी, एफसीआरए। एफसीआरए के नियम पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सा एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि भाई एफसीआरए बना ही क्यों। एफसीआरए 1976 में पहली बार इंडिया के अंदर बना, एफसीआरए 1976 का एक, ठीक है। और उस समय की परिस्थिति को आप लोग याद करो कि कैसी परिस्थिति थी, तो इंडिया में उस समय इमरजेंसी का पीरियड था। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को ये समझने की कोशिश करो कि भाई इंटरनेशनली क्या है कि हर एक देश दूसरे देश के अंदर इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की, कम से कम अपना जो अपने देश के इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो नेशंस एक्ट कर रहे हैं, उस कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी ना हो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर आतंकवादी हमले करके स्लीपर सेल्स के माध्यम से, कहीं कोई बम फट गया, जैसे अभी लाल किले के सामने बम फटा था पिछले साल, है ना। तो इस तरीके की एक्टिविटी करके क्या करने की कोशिश करते हैं? कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब एक तो तरीका हो गया कि डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं,
बम फोड़ रहे हैं या स्लीपर सेल के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। एक तरीका और होता है ये काम करने का। एक तरीका क्या होता है कि मान लो हमारे देश में या किसी भी देश में XYZ कोई भी कंट्री है, नेपाल है या श्रीलंका है, तो श्रीलंका के अंदर हमारे फेवर की सरकार नहीं है मान लो, तो वहां पे हमारे फेवर की सरकार कैसे आ सकती है? अपोजिशन पार्टी को पैसा देके। अपोजिशन पार्टी को पैसा देके क्या होगा? वो वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, वो वहां पे अपना जन आधार बढ़ाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनको पढ़ाएंगे सिखाएंगे कि ये जो सरकार है, ये सरकार तुम्हारे अधिकारों को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर रही है, ये सरकार तो बहुत खराब है। बताओ, तुम्हारे बिजली भी नहीं आ रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, 99 पेपर लीक हो गए, 100 पेपर लीक हो गए। तो इस तरीके के प्रोपेगेंडा को और हवा देने की कोशिश करते हैं विदेशी, दूसरे देश के जो एक तरीके से कहा डीप स्टेट है। तो वहां से फंडिंग भी आती है, पैसा भी आता है। तो पैसा कैसे आता है? पैसा आता है एनजीओ के थ्रू, जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर। क्या करेंगे? मतलब कई कई एनजीओ जो हैं वो लिटरली अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मूक बधिर बच्चों को पढ़ाना, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाना, एनवायरमेंट के लिए काम करना, पेड़ लगाना, कहीं पे जाके अगर जंगल कट रहे हैं तो प्रोटेस्ट करना, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ नेशन काम कर रहे होते हैं, उनको फंडिंग मिल रही होती है फॉरेन से। तो उस फंडिंग को कंट्रोल करने के लिए नियम आया था FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया कि भाई जो फॉरेन से पैसा आएगा उसको हम रेगुलेट करेंगे कि कहाँ, वो देखेंगे हम कि कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, किस पर्पस के लिए दे रहा है, जिस पर्पस के लिए दिया गया है क्या उस पर्पस के लिए यूज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कहीं और किसी और पर्पस के लिए तो पैसा यूज नहीं हो रहा, कहीं ट्रस्ट वाले फॉर्चूनर में तो नहीं घूम रहे और बच्चे रोडों पे घूम रहे हैं, जिन बच्चों के लिए पैसा आया है वो अभी भी भीख मांग रहे हैं। और तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए FCRA है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब इसका 2026 का अमेंडमेंट आया है। हालांकि 2010 का अमेंडमेंट भी हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग किसी दिन देखेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखा भी था हमने, लास्ट वीक हम आया था 2010 वाले अमेंडमेंट के बारे में, तो लास्ट वीक हमने पढ़ा भी था, लास्ट वीक या लास्ट लास्ट वीक पढ़ा होगा, है ना, 1-2 हफ्ते से ज्यादा नहीं हुआ, फिर से पढ़ लेंगे उसको, कोई बात नहीं। अभी इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी 2010 के बारे में बात की गई है। न्यू रूल्स क्या कह रहे हैं? न्यू रूल्स कह रहे हैं कि एनजीओ जो है उनको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अपनी एक्टिविटी, एक्टिविटी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, अपना ज्योग्राफिकल एरिया बताना पड़ेगा कि हम मेरठ के अंदर काम करेंगे, हम मेरठ मुजफ्फरनगर के अंदर काम करेंगे, हम वेस्ट यूपी के अंदर काम करेंगे, हम पूरे यूपी के अंदर करेंगे या दिल्ली NCR के अंदर करेंगे। इस तरीके से अपना एरिया डिटरमाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हर एक एरिया बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी और एक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। अपनी वेबसाइट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो भी वेबसाइट्स हम चला रहे हैं, अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। पब्लिकेशंस, अगर कोई बुक छाप रहे हैं, कोई अखबार छाप रहे हैं, कोई लेख छाप रहे हैं, तो वो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। की फंक्शनरीज जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी और कैटेगरीज ऑफ वर्क डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि इन इन फील्ड में हम काम करेंगे, कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए काम करेंगे, हम एजुकेशन के लिए करेंगे, या अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए करेंगे, या अपलिफ्टमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड SC STs के लिए करेंगे। वो सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी इसके अंदर। ठीक है, तो FCRA क्या है? FCRA कंट्रोल किसको करता है? एनजीओ, एसोसिएशन, ट्रस्ट, सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट बॉडीज जितनी भी हैं उसके अंदर जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। मेन पर्पस क्या है? इसको कंट्रोल करके हम क्या बचाना चाहते हैं? सोवर्निटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो, सोवर्निटी इंटीग्रिटी बची रहे, और पब्लिक ऑर्डर ना खराब हो, नेशनल सिक्योरिटी बची रहे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया कि दूसरे देश कोशिश करते हैं कि अलग अलग देशों के अंदर क्या करें, अपने हिसाब की, अपने फेवर की सरकारों को बिठाएं, और उसके लिए वो फंडिंग करते हैं। इवन बहुत सारे स्पाइज भी घूम रहे होते हैं, बहुत सारे स्पाइज होते हैं जो हमारे देश के सिस्टम के अंदर दूसरे देशों के स्पाइज होंगे जो काम कर रहे होंगे, हमें नहीं पता। हमारे स्पाइज जैसे अजीत डोभाल के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान इतने साल रह के आए, नहीं पता था ना उनको, है ना।
तो इस तरीके के स्पाइस भी होते हैं जो इन सब चीजों को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, वो मास मोबिलाइजेशन के अंदर। और अगर आप स्पाइस की हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो वो बड़े इंटरेस्टिंग है, कैसे देशों की सरकारें बदल जाती हैं। श्रीलंका की सरकार बदलने में इंडिया को 9 साल लग गए थे। एक बार 9 साल ऑपरेशन चला था, अंडर कवर ऑपरेशन, जिसके बाद नेपाल श्रीलंका की सरकार बदली थी भारत में। ठीक है, इसी तरीके से अभी नेपाल की सरकार बदली गई तो इसको भी कहा जा रहा है कि CIA फंडेड है ना। तो अभी बहुत सारी चीजें आप लोग जैसे देखना शुरू करोगे ना तो अंडर द लाइन बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। अंडर द लाइन, बिटवीन द लाइन, क्या मतलब है कि वो लिखा नहीं होगा अखबार में लेकिन वो समझ में आने लगेगा कि क्या चल रहा है पीछे। ठीक है, अब देखते हैं मेन पर्पस यही है, नेशनल सिक्योरिटी और दूसरे देशों के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस जो है वो बरकरार रहें। ठीक है, अब 5 परमिटेड कैटेगरीज हैं, इन्हीं कैटेगरीज में काम किया जा सकता है, इनके अलावा काम नहीं किया जा सकता। क्या क्या है, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल और रिलीजियस। एजुकेशन में स्कूल खोल लिया, कॉलेज खोल लिया, कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला दिया, तो इस तरीके के काम किए जा सकते हैं। सोशल में पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन, डिजास्टर रिलीफ, इन सबके ऊपर। इकोनॉमिक में लिवलीहुड, किसी को भाई छोटे MSMEs हैं तो लोगों को क्या है कि MSMEs या स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल एजुकेशन देना लोगों को, जिससे कि उनका रोजगार शुरू हो सके, है ना। कल्चरल, इसके अंदर जैसे म्यूजियम्स हो गए, हेरिटेज पॉइंट्स हो गए, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए जो भी खर्चा वर्चा आता है वो सब ले सकते हैं। रिलीजियस हो गए, जैसे हम अपने रिलीजन के लिए तो दूसरे देशों को दान देते हैं, है ना, कि जहां पर हिंदू है वहां पर क्या हो सके, वो हिंदू क्या कर सके, वो हिंदू अपने धर्म को अच्छे से फॉलो कर सके, उसके लिए यहाँ से कंट्रीब्यूशन जाता है। और बाहर से कंट्रीब्यूशन आता है ताकि क्रिश्चियनिटी को, जो यहाँ पर लोग क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग प्रैक्टिस करते रह सके, है ना। तो ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, मेन चेंजेस इन रूल्स क्या है, वर्क ओनली इन अप्रूव्ड कैटेगरी, सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज में NGO काम कर सकती हैं बस। वर्क ओनली इन अप्रूव्ड ज्योग्राफिकल एरिया, जहां पर अप्रूव्ड ज्योग्राफिकल एरिया है वहीं पे काम करेंगे। यानी कि अगर कोई डिस्ट्रेस में है, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने का मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या है, अगर मैंने ये एरिया मेरठ का कह दिया तो मुजफ्फरनगर या शामली या बागपत का बच्चे को मैं नहीं बचा सकता फिर, क्योंकि वो मेरे ज्योग्राफिकल एरिया से बाहर हो जाएगा। ऐसा मैं करूंगा तो मेरे को 1 लाख का फाइन पड़ेगा, आगे आएगा देखना। ठीक है, डिस्क्लोज सोशल मीडिया अकाउंट एंड वेबसाइट, ये सारी चीजें हम लोग देख ही चुके हैं। अवॉइड पॉलिटिकल कंटेंट, जहां पर ये कह देते हैं पॉलिटिकल कंटेंट को क्या करना है, अवॉइड करना है, वहां पर NGO जो है ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम नहीं कर सकते, सिविल लिबर्टीज के ऊपर काम नहीं कर सकते। कह दो कि पॉलिटिकल है। सिविल लिबर्टीज क्या है, सिविल लिबर्टीज तो हम स्टेट के अगेंस्ट ही मांग रहे हैं। जो कंफ्लिक्ट है राइट्स का वो स्टेट के साथ है, क्योंकि स्टेट क्या है, जहां पर भी कोई राइट होगा किसी ना किसी की ड्यूटी होगी। जैसे मेरा अधिकार है कि मेरा सामान कोई ना चुराए, तो पूरी दुनिया की ड्यूटी भी तो है कि वो मेरा सामान ना चुराए। किसी का राइट, किसी की ड्यूटी होता है। एक का राइट, दूसरे की ड्यूटी है। मेरे अधिकारों का प्रोटेक्शन करना किसकी ड्यूटी है, सामने वाले की ड्यूटी है, जिसके अगेंस्ट मुझे राइट प्रोवाइड किया गया है। ऐसे ही जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, ये सारे राइट्स किसके अगेंस्ट हैं, स्टेट के अगेंस्ट है। कि स्टेट मेरे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को इन्फ्रिंज नहीं करेगी। स्टेट मेरे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है ना। सिर्फ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही नहीं, वो सारी फ्रीडम्स जितनी भी फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है 6 की 6, है ना, तो उनके ऊपर क्या नहीं कर सकते, अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती, केवल रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अब ऐसे में काम करेंगे कैसे, एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे काम करेंगे। अभी जैसे वो वाला मुद्दा चल रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड वाला, तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कह रहे हैं कि वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और नेशनल इंपॉर्टेंस का है। अब उसके ऊपर कोई बोलना चाहे, कोई कुछ कहना चाहे तो फिर वो देशद्रोही, मतलब देशद्रोही कहने को तो वो देशद्रोही है ही, लेकिन वो लीगली भी अब काम नहीं कर सकता। वो NGO बना के लीगली भी काम नहीं कर सकता, लेबर राइट्स के ऊपर काम नहीं कर सकता, ट्राइबल राइट्स के ऊपर काम नहीं कर सकता, जेंडर जस्टिस के ऊपर काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे पॉलिटिकल मुद्दे हैं। द कंसर्न इज दैट सच वर्क मे बी ट्रीटेड एज पॉलिटिकल कंटेंट, तो आप बोल दो पॉलिटिकल कंटेंट है, इसलिए आप इनके ऊपर काम कर ही नहीं पाओगे। तो पेनल्टीज क्या है, अगर वायलेशन किया तो 1 लाख की पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है ना, तो 1 लाख रुपए काफी होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट आप लोगों के सामने मैंने रख ही दिया
ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी, है ना। और इनका भी आर्गुमेंट मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। तो इसके अलावा एक नोएल हार्पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके केस है 2022 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्ट्रिक्टर FCRA अमेंडमेंट एंड एक्सेप्टेड द स्टेट आर्गुमेंट ऑफ सोवरेनिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, अपहेल्ड किया इसको, जो स्ट्रिक्टर जो जो नियम FCRA के अंदर बने उसको अपहेल्ड किया, उसको कहा कि ठीक है ये 2022 में। ठीक है, इससे चल भी रहे। अब ये इशू भी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, है ना, लेकिन एक बार फिर से डिस्कशन में आ गया। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कई सारी वीडियोस ऐसे वायरल होती है, उसके अंदर क्या करते हैं वो करते हैं, प्रेग्नेंट महिला होती है, मतलब फॉरेन की वीडियोस देखी होंगी आपने, ऐसी इंडिया की कोई वीडियो नहीं मिलने वाली, किसी इंडियन कपल की ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसके अंदर वो अपने होने वाले बच्चे का क्या कर रहे हैं, जेंडर रिवील कर रहे हैं। जेंडर रिवील पार्टी होती है बकायदा फॉरेन के अंदर। कैसे होती है, वो सरप्राइज रखते हैं, एक केक रखेंगे, उसको काटा, वो ब्लू निकला तो लड़का होगा, और पिंक निकला तो लड़की होगी। अलग अलग तरीकों से वो क्या करते हैं, वो उसको जेंडर रिवील करते हैं। वो अपना अपना वो क्रिएटिव आइडियाज निकाल के लाते हैं कि बलून फोड़ा, उसके अंदर से पिंक फ्यूम्स निकले तो लड़की होगी और ब्लू फ्यूम्स निकले तो लड़का होगा। वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, वहां पर कोई भी इस तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अल्ट्रासाउंड करके नहीं पता लगा सकते कि आपके होने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है। वहां पता लगा सकते हैं, इंडिया में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर रोक लगाई हुई है PCPNDT एक्ट में। क्या है PCPNDT एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। इसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन जो टेस्ट होता है उसके ऊपर क्या है, रोक है। सेक्स डिटरमाइन हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया में देखा गया है कि लोग जो फीमेल चाइल्ड होता है उसको नहीं चाहते कि उनके घर में फीमेल पैदा हो जाए, है ना। और अगर होने भी वाली होती है, जब ये वाली टेक्नोलॉजी आई, अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी इंडिया में आई, तो उसका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ। लोगों ने पहले ही सेक्स डिटरमाइन करके अबॉर्शन करवा दिया बच्चों का, जो फीमेल फीटस होता था उसको अबॉर्ट करा देते थे, जिसकी वजह से इंडिया का सेक्स रेशो काफी गिरता चला जा रहा था। हरियाणा में आज भी 900 से नीचे आ गया, 900 से नीचे आ गया सेक्स रेशो, 897 है आई गेस, है ना, सेक्स रेशो हरियाणा का। इंडिया में सबसे कम सेक्स रेशो है हरियाणा का, और हरियाणा से सबसे ज्यादा मेडल लेके आती है लड़कियां ओलंपिक्स के अंदर, लड़कियों में हरियाणा से ही है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर क्या करते हैं, फीमेल फिटिसाइड हो जाता है, फीमेल का जो फीटस होता है उसको गिरा देते हैं, अबॉर्ट करा देते हैं, है ना। क्योंकि क्या चाहिए उनको, उनको चाहिए मेल चाइल्ड, ताकि वो उनको अंतिम समय में अग्नि दे सके या बुढ़ापे का सहारा बन सके, दैट कंसेप्ट, है ना। तो इसलिए इंडिया के अंदर PCPNDT एक्ट आया और इंडिया के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या कर दिया, बैन कर दिया गया। अब इससे एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। पहले तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने, किसी ने देखा अल्ट्रासाउंड वाली मशीन, बहुत बड़ी सी मशीन होती है, उसके अंदर से ऐसे एक तार निकला होता है, और वो जैसे हम लोग वो नहीं करते, आप लोगों ने देखा है ना वो, आप दुकान पे जाते हो तो वो एक स्कैन करने के लिए ऐसे मशीन होती है जिससे वो उसका बिल बना देते हैं स्कैन करके। वैसे ही एक डिवाइस होता है जिसको कि यहाँ पे पेट पे लगाते हैं, या जहाँ का भी अल्ट्रासाउंड करना है वहां वहां पे वो ऐसे लगाते हैं, और अंदर क्या चल रहा है वो सारी चीजें स्क्रीन पे आते रहती है। तो वो तो बड़ा बल्कि होती थी, है ना। अब आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि बहुत छोटी छोटी होने लगी है, पोर्टेबल होने लगी है। डॉक्टर आपके घर पे लेके आ जाएगा वो अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन, इतनी पोर्टेबल हो गई है। लेकिन उसका फायदा हम लोग नहीं उठा पा रहे। उसका फायदा हम लोग क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, PCPNDT एक्ट की वजह से, क्योंकि रोक लगाई हुई है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर क्या कह रहे हैं कि भाई, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ कह रहे हैं कि एक महिला थी आसाम के अंदर, रूरल एरिया में रहती थी, उसके ब्रेस्ट में लंप क्रिएट हुआ, और उस लंप को वो टेस्ट ही नहीं करा पाई क्योंकि आसपास कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर था ही नहीं। और जब जाके उसने शहर में उसका टेस्ट कराया तो पता चला कि उसको एडवांस्ड स्टेज का कैंसर है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था।
तो ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन में अल्ट्रासाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लेकिन पीएनडीटी की वजह से बहुत सारे जगहों पर इसकी एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसके अंदर सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि भाई इसको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टेस्ट है उनको तो बैन रखना चाहिए, लेकिन बाकी टेस्ट के लिए थोड़ा सा लिबरलाइज करना चाहिए। और मैंडेटरी है, वैसे भी जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स है ना, इनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो जो पोर्टेबल मशीन है उन मशीन का रजिस्ट्रेशन करा लो, वो मशीन रजिस्टर्ड हो जाए, जिससे कि गांव गांव में जाके लोग क्या कर सके, अल्ट्रासाउंड कर सके, और गांव के अंदर जो डायग्नोसिस की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। डायग्नोसिस ही नहीं होता, अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, स्पेशली कैंसर और जो बड़ी बीमारियां उनके अंदर जल्दी इलाज शुरू होता है, तब उसके अंदर बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और आप लोगों को पता ही है, देख ही लिया होगा कि वेनेजुएला के अंदर बहुत ही भयावह अर्थक्वेक आया है ना। तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीजें हम लोगों को याद रखनी है। अर्थक्वेक कैसे आता है, क्यों आता है, कब आता है, क्या क्या उसके फीचर्स है, कैसे अब यहाँ पर आया तो यहाँ पर किस तरह का अर्थक्वेक आया है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हुए चलेंगे। एक तो हमारा ह्यूमैनिटेरियन व्यू, और हमारे कॉन्डोलेंसेस तो है ही नहीं उन लोगों के साथ जिन लोगों की मृत्यु हो गई, और वी विश दैट दे रिकवर अर्ली, है ना, बहुत जल्दी से रिकवर कर जाए। लेकिन यहाँ पर स्पेशल चीज क्या हुई है, देखो सबसे पहले तो देखो वेनेजुएला साउथ अमेरिका में पड़ता है कंट्री, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में वेनेजुएला वैसे ही चल रहा है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को यूएसए ने किडनैप कर लिया था, है ना, और उस किडनैपिंग की एक बहुत ही खास बात है, बिना गोली चलाए एक एक देश के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से किडनैप कर लिया और गोली भी नहीं चली। ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? सर कुछ सुंघा दिया होगा उसे। राष्ट्रपति को हाँ, उसके खाने में कुछ मिला दिया हो सकता है। मैं मान लेता हूं कि राष्ट्रपति को कुछ सुंघा दिया हो, लेकिन उसकी 100-200 लोगों की तो सिक्योरिटी रही होगी कम से कम। नहीं, जो एक्सपर्ट्स है वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि यूएसए ने कोई ऐसा वेपन क्रिएट किया हुआ है जिसको वो दुनिया के सामने डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, विच क्योंकि जो वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड्स उन्होंने क्या बयान दिया कि बहुत तेज उन लोगों के सर में दर्द होने लगा, उन लोगों को उल्टी हुई, कुछ कुछ गार्ड्स को खून की उल्टी होने लगी खड़े खड़े, और वो जमीन पे गिर गए। यूएस के गार्ड्स आए, यूएस के आर्मी आई, राष्ट्रपति को उठा के ले गई। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स वाले जो हथियार होते हैं उनके ऊपर दुनिया शक उठा रही है कि ये यूएसए ने ऐसे हथियार बनाए हुए हैं जो कि अल्ट्रासोनिक हैं, जो कि लोगों के साइकोलॉजिकल माइंडसेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना, बहुत सीवियर हेडेक कर सकते हैं। तो 2-3 तरह के हथियार होते हैं ऐसे, तो लोग कह रहे हैं कि यूएसए ने वो डेवलप किया। खैर, वो हमारा पॉइंट नहीं है, ये एग्जाम में भी नहीं आएगा, ये तो ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐसे मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है, क्योंकि जो चीजें जब तक प्रमाणित ना हो वो एग्जाम में नहीं आती, और ये प्रमाणित नहीं है, ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, सिर्फ एक्सपर्ट्स के व्यूज है, ठीक है। ऐसे बस मजा आ रहा था इसे बता दिया ठीक है। अब देखो 188 लोग मर गए, 1500 लोग घायल हैं, ठीक है। कैपिटल को याद रखेंगे, कैराकास, ठीक है, कैपिटल पूछी जा सकती है किसी भी एग्जाम के अंदर वेनेजुएला की, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में है कैराकास, ठीक है। मोस्ट अफेक्टेड रीजन याद रखने की जरूरत नहीं है, ला गुएरा स्टेट है। नेचर ऑफ अर्थक्वेक ये याद रखने की जरूरत है, इट वाज डबलेट अर्थक्वेक, दिस इज स्पेशल। क्या होता है डबलेट अर्थक्वेक? वैसे तो जब अर्थक्वेक आता है तो हम लोग देखते हैं अक्सर कि अर्थक्वेक आया और उसके कुछ सेकंड बाद एक और अर्थक्वेक आता है जो कि कंपैरेटिवली लेसर मैग्नीट्यूड का होता है ना। कभी महसूस किया है ये? ट्रमर्स आते हैं, फिर उसके कुछ सेकंड बाद या 1 मिनट बाद फिर से आता ही है, जिसको बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट। अर्थक्वेक का आफ्टर इफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब 2 अर्थक्वेक एक साथ आए हाई मैग्नीट्यूड के, तब बोलते हैं उसको डबलेट अर्थक्वेक। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 2 अर्थक्वेक एक साथ आए हैं हाई मैग्नीट्यूड के, 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड के, ठीक है। मोरू नाम की एक जगह है, उसके पास 22 किलोमीटर अंदर और 10 किलोमीटर अंदर जमीन के ये अर्थक्वेक्स आए हैं, जो कि बहुत ज्यादा डीप नहीं है,
शैलो माना जाएगा, तो शैलो जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो ज्यादा क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, अब सब लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने की कोशिश किया, यूरोपियन कंट्रीज, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, ब्राजील, सब लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा रहे हैं उनको। ठीक है, अब देखो व्हाट इज डबल अर्थक्वेक, ये मैंने आपको बता ही दिया। डबलेट अर्थक्वेक क्या होता है। हाइपोसेंटर क्या होता है, हाइपोसेंटर वो पॉइंट होता है जहां पर अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ, जहां पर अर्थक्वेक का ओरिजिन है, उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। ठीक है, अब जहां पर पहली बार अर्थ के क्रस्ट, अर्थ के ऊपर जहां पर पहली बार अर्थक्वेक हिट किया, जैसे वेव्स है, वेव्स ही तो चल रही है सारी, तो ये अर्थ है मान लो, इस अर्थ के अंदर यहां पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, तो इसको बोलेंगे हाइपोसेंटर। अब क्या होगा, वेव्स निकलनी शुरू होंगी, ये वेव्स निकलनी शुरू हो गई, और पहली बार यहां पर वेव्स ने अर्थ के ऊपर हिट किया, तो इसको बोलेंगे एपीसेंटर। एपीसेंटर, ठीक है, ठीक है। और जहां पर फॉल्ट, आप लोगों को पता है क्या होता है, फॉल्ट होता है जहां पर अर्थ का क्रस्ट टूटना शुरू हो गया है, उसको बोलेंगे फॉल्ट। और सेस्मिक वेव्स, जो ये वेव्स आती हैं इनको बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। ठीक है, किस किस तरह की सेस्मिक वेव्स हो सकती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स। पी वेव्स की खासियत ये होती है कि ये एयर में, मतलब गैसेस में, सॉलिड में, लिक्विड में, तीनों में ही ट्रेवल कर सकती है पी वेव्स। ठीक है, बहुत तेज ट्रेवल करती है। एस वेव्स केवल सॉलिड के अंदर ट्रेवल कर सकती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। और सरफेस वेव्स वो होती है जो अर्थ के सरफेस के ऊपर ट्रेवल करती है। ठीक है, अर्थक्वेक कैसे आता है, तो अर्थक्वेक के लिए जो प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, उनका मूवमेंट जिम्मेदार होता है। ठीक है, most earthquake occur due to movement of tectonic plates. The Earth's outer layer is called lithosphere. आउटर लेयर जो है लिथोस्फीयर है। इस लिथोस्फीयर के नीचे मॉल्टन स्टेट में टेक्टोनिक, वो मॉल्टन स्टेट में एस्थेनोस्फीयर होता है। इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या होता है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है लिथोस्फीयर की। ठीक है, तो इस मूवमेंट, ये मूवमेंट तीन तरीके से हो सकता है। पहला हो गया कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट यानी कि मान लो ये एक, मान लो ये एक क्या है, टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, यहाँ से वेव्स आ रही हैं और इनको क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, आस पास पास लेके आ रही है। तो एक समय पे क्या होगा, इन दोनों में टकराव होगा। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे चली जाएगी, जिसकी डेंसिटी ऊपर कम होगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली अगर सेडिमेंट्री रॉक्स मिल गई तो फोल्डेड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अर्थक्वेक आएगा, बहुत तीव्र गति का नहीं आएगा शुरुआत में, लेकिन बाद में बहुत तीव्र गति का आएगा, जिसके लिए ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक के लिए दुनिया इंतजार कर रही है। ठीक है, तो हिमालय इसी तरीके से बना है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हुआ है, चाइना की प्लेट चाइना की तरफ से यूरेशियन प्लेट से टकराई है और इंडियन प्लेट नीचे की तरफ चली गई। यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर पहले सी हुआ करता था, जहां आप लोग हिमालय देख रहे हैं वहां पर कभी सी सागर था, उसका नाम था टेथिस सी। तो वो टेथिस सी का जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी वो फोल्ड होके ऊपर की तरफ फोल्ड होती चली गई और हिमालयाज बने। ठीक है, आज भी इन हिमालयाज की हाइट बढ़ रही है, क्योंकि आज भी इंडियन प्लेट जो है इट इज सबडक्टिंग अंडर चाइना। तो सबडक्शन बोलते हैं इसको, जहां पर कोई प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है उसको बोलते हैं सबडक्शन। वन प्लेट में गो बिलो अनदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सबडक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं सबडक्शन। ठीक है, हिमालय है, जापान है, एंडीज माउंटेन्स हैं अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका में, है ना। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, फोल्डेड माउंटेन्स बनाती हैं। ठीक है, और अर्थक्वेक लेके आएंगी। एक हो गई डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कैसे होती है, एक ही प्लेट है, इस पर दोनों तरफ क्या लग रहा है, या मान लो दो प्लेट्स भी हैं, इनके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जो अर्थ के अंदर वेव वो है, रेडियोएक्टिव वेव्स है, वो जो फोर्स लगा रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। ये दोनों प्लेट्स दूर दूर जा रही हैं अपने एक दूसरे से। अब दूर दूर जाएंगी तो क्या होगा,
यहाँ पर वैली बन जाएगी। ये वैली अगर ज्यादा गहरी होगी तो यहाँ से जो मॉल्टन लावा है वो बाहर आएगा, तो यहाँ पे वॉल्केनोज भी हो सकते हैं। ठीक है। और जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, पता है? देखो अफ्रीका जो है पूरा का पूरा टूटने वाला है आने वाले कुछ हजार सालों में। ऐसा नहीं कल टूट जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है और हजारों साल लाखों साल कई बार लग जाते हैं छोटे छोटे मूवमेंट्स के अंदर। लगभग 2 सेंटीमीटर पर ईयर मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का। 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम होता है। अगर कोई टेक्टोनिक प्लेट 5 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से बढ़ रही है तो बहुत तेज मूवमेंट है। 2 सेंटीमीटर जनरली मूवमेंट होता है एक साल के अंदर। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ये पानी पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पानी पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पानी पानी दिखाई दे रहा है ना? ये क्या है? ये पूरा का पूरा अफ्रीका जो है, अफ्रीका ही नहीं बल्कि यहां से लेके पूरी एक रिफ्ट वैली है जो कि यहां तक बनी हुई है। और आने वाले समय में ये वाला एरिया पूरा टूट के यहाँ आ जाएगा और इंडिया की प्लेट से टकराएगा। यहाँ पर फिर फोल्डेड माउंटेन्स बनेंगे साउथ इंडिया के अंदर। ठीक है। लेकिन इसमें लगेंगे लाखों करोड़ों साल। ऐसा मत सोचना कि इस जन्म में आपको साउथ इंडिया के अंदर स्कीइंग करने को मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या है? ये ग्रेट रिफ्ट वैली कहलाती है। दुनिया की सबसे लंबी लेक, लेक तंगानिका, ये रिफ्ट वैली के अंदर बनी हुई है। ये पूरा का पूरा ऐसे टूटता जा रहा है, पूरा का पूरा लैंड टूटता जा रहा है रिफ्ट। आप लोगों को फोटोज में दिखाता हूँ तब ज्यादा मजा आएगा आपको। ये दिख रहा है रिफ्ट, धरती टूटती हुई दिख रही है। ऐसे धरती टूट जाती है, पूरी अलग हो जाती है। ये बहुत लंबा इलाका है। उधर मिडिल ईस्ट से लेके आ रहा है ये पूरा एरिया, और पूरा सोमालियन प्लेट को अलग कर रहा है अफ्रीकन प्लेट से। ठीक है। ये देखो, ये अच्छी फोटो है। दिख रहा है कितना बड़ा गैप आ गया है धरती में? दिख रहा है आप लोगों को? ये है ग्रेट रिफ्ट वैली। पूरी की पूरी लेक बन गई है अंदर। टंगानिका लेक दुनिया की सबसे लंबी लेक, विक्टोरिया लेक अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक रिफ्ट वैली के अंदर है। ठीक है। तो इससे क्या बनता है? रिफ्ट वैली बनते हैं, वॉल्केनोज बनते हैं और अर्थक्वेक आते हैं। ठीक। अब इन दोनों ही कारणों से वेनेजुएला में अर्थक्वेक नहीं आया। वेनेजुएला में अर्थ आया ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है? एक तो हमने देखा कि क्या हो रहा है, दो प्लेट्स आ रही है आपस में टकरा जा रही है, एक नीचे चली जा रही है, एक ऊपर चली जा रही है। एक की दोनों अलग अलग जा रही है तो रिफ्ट वैली बन जा रही है। और तीसरा है कि जब ऐसे ऐसे घस रही है, आपस में घिस रही है, एक दूसरे के अपोजिट ऐसे मूवमेंट कर रही है, क्या होता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट से आके ऐसे चिपक जाती है। अब वो फ्रिक्शन की वजह से वो मूव नहीं हो रही, लेकिन फोर्स जब बिल्टअप होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब उस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स मूवमेंट का होगा, तब वो एकदम से मूव करेगी और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। बकायदा जमीन आप लोगों को, अगर आप लोग वीडियोस देखोगे ना तो आप लोगों को बकायदा जमीन ऐसे खिसकते हुए दिखाई देगी कि अच्छा यहाँ पे जमीन थी और अचानक से ऐसे खिसकते आगे चली गई। क्या है? ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये ऊपर की तरफ चली गई, ये नीचे पूरा मूव होते हुए दिखाई देती है, बकायदा मूव होते हुए ऐसे दिखाई देती है। और ये सबसे खतरनाक होती है, ये सबसे तगड़े अर्थक्वेक लेके आती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा लैंड मास आपस में ऐसे घिसता है जिससे कि वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा पैदा होती है और अर्थक्वेक बहुत तेज आता है। ठीक है। यही कारण था कि इसका वेनेजुएला के अंदर कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के ट्रांसफर्स होने का, घिसने का आपस में। ठीक है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट इस टॉपिक के अंदर? अर्थक्वेक समझ में आया सबको कैसे आता है? अनुष्का, लकी, नीतू जी, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक आज का हमारा, आज बहुत ज्यादा टॉपिक्स थे ही नहीं, है ना, कम न्यूज थी तो हमने इसलिए अच्छे से डिस्कस की सारी न्यूज। एआई
क्या कह रहे हैं कि एआई शुड बी कीपिंग ह्यूमैनिटी एट द सेंटर ऑफ एआई रिवॉल्यूशन। कह रहे एआई शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक, नहीं तो एआई से बहुत बड़ा खतरा है। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो है एआई की, हम लोग मानते हैं कि हेल्थ केयर के अंदर अर्ली डायग्नोसिस, है ना, आप अपने सिम्टम्स डालो एआई के ऊपर तो वो बता देगा कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, या आपको इस बीमारी का खतरा लग रहा है तो वो एक डायरेक्शन दे देता है, तो अच्छा है। कैंसर स्क्रीनिंग में काम आ रहा है। और उसके अलावा ये तो हम लोग अपने घर पे एआई जो यूज कर रहे हैं वो है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर एआई का यूज कर रहे हैं लोग, नर्सिंग के लिए, इवन ऑपरेशंस के लिए। ह्यूमनॉइड ने चाइना के अंदर ऑपरेशन भी कर दिया, ह्यूमनॉइड ने, रोबोट ने पूरा का पूरा ऑपरेशन कर दिया चाइना के अंदर। ठीक है, तो एआई कितनी तेजी से बढ़ रहा है जो हेल्थ केयर के अंदर हमारे हेल्प कर रहा है, एजुकेशन के अंदर हेल्प कर रहा है। अब ये पीडीएफ बनाने में रोज मैं एआई की हेल्प लेता हूँ, है ना, क्योंकि एआई की हेल्प के बिना मुझे इसमें लगेंगे 4 से 5। जब एआई नहीं था तो मुझे लगते थे 2 से 3 घंटे। ठीक है, क्योंकि मैं पीडीएफ नहीं बनाता था तब, मैं अपने क्लास नोट्स उसमें बनाता था, फिर मैं आपको इस पे लिख के नोट्स देता, फिर वो आप लोग नोट करते। ठीक है, तो ट्रिपल काम। अब एआई ने देखो कितना कम कर दिया। मैंने एक पीडीएफ क्रिएट की एआई की हेल्प से। ऑब्वियसली ह्यूमन जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एआई तो सब कुछ डाल देगा उसके अंदर, सारे कंटेंट डाल देगा, लेकिन क्या सारा कंटेंट हमें पढ़ना जरूरी है? सारा कंटेंट पढ़ना जरूरी नहीं है। तो वहां पर क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, ह्यूमन जजमेंट बहुत जरूरी है, कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, कौन सा टॉपिक किस तरीके से पढ़ना है, वो जजमेंट कौन करेगा? ह्यूमन करेगा। तो एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया इसने, ऑब्वियसली जो भी रिसर्च है उसको बहुत इजी कर दिया एआई ने। आप लोग विश्वास करो कि जिस टाइम मैं ग्रेजुएशन में था और किसी टॉपिक के ऊपर अगर रिसर्च करनी होती थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में जाके हम लोग रात को बैठा करते थे, और वहां पे हजारों किताबों में से अपने काम की किताब छांट के लाते थे, फिर उस किताब में से रात रात भर बैठ के उसमें से अपने टॉपिक्स निकालते थे, फिर उसको नोट करते थे रात रात भर बैठ के, फिर हमारा एक आंसर तैयार होता था, जो आज आप एआई को कह रहे हो कि प्रिपेयर अ मॉडल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपने क्लिक किया, चंद सेकंडों के अंदर उसने आपको आंसर ला के दे दिया। इस काम के लिए हमको पूरी रात लगा करती थी ग्रेजुएशन के टाइम में। ठीक है, तो ये फायदा हुआ है किसका? एआई का। एजुकेशन के अंदर टाइम बचा है, रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, रिसर्च इजी हो गई है बहुत ज्यादा। ठीक है, गवर्नेंस के अंदर जैसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, डिजास्टर मैनेजमेंट करना है तो उसके अंदर एआई की हेल्प ली जा रही है। वेदर फोरकास्टिंग के अंदर एआई की हेल्प ली जा रही है। डेटा फीड कर दो, और डेटा फीड कर दो तो वो एआई क्या करेगा? वेदर फोरकास्ट कर देगा। एफिशिएंट वेलफेयर टारगेटिंग, वेलफेयर कहाँ पर पहुंचाना है उसके लिए टारगेटिंग कैसे करनी है। इकोनॉमी के अंदर ऑटोमेशन हो गया है ना। ऑटोमेशन यानी कि बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज आज ऑटोमेटेड हो गए हैं जो पहले ह्यूमन किया करते थे, है ना। हाई प्रोडक्टिविटी हो गई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ऑब्वियसली, क्योंकि एक ह्यूमन की कंस्ट्रेंट्स हैं कि वो, अगर मान लो मैं फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ तो मैं कुछ ही लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता हूँ एज अ ह्यूमन। मेरे लिए कितना पॉसिबल है? मैं कितने लोगों का पैसा सही जगह इन्वेस्ट करने की उनको सलाह दे सकता हूँ? एक कंस्ट्रेंट है ना कि स्केलेबिलिटी का, लेकिन एआई के पास वो कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि वो सेकंडों में एक आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ह्यूमन को कहीं कहीं दिन लग रहे हैं, है ना। मैं पहले आपका, मान लो मुझे आपको फाइनेंशियल एडवाइस ही देनी है ना, तो मैं क्या करूंगा? पहले आपका पूरा पोर्टफोलियो स्टडी करूंगा, कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर मैं आपकी जरूरतें समझूंगा कि आपको अगले कितने सालों में कितने कॉर्पस की जरूरत है, कितने पैसे की जरूरत है, उस हिसाब से फिर मैं आपका इन्वेस्टमेंट प्लान बनाऊंगा। एआई ये काम करने में कई दिन लगते हैं, और एआई ये काम कई कुछ सेकंडों में कर देता है। तो प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी आ गई है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, रिसोर्सेज का सही एलोकेशन हो रहा है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए वो ठीक ठाक, ठीक है ना। एनवायरमेंट के अंदर क्लाइमेट मॉनिटरिंग में हेल्प कर रहा है, वो सारी चीजें हैं। आ जाते हैं रियल कंसर्न पे, जो फायदे तो आप लोगों को पता ही है ना, नुकसान भी आप लोगों को पता है। ठीक है, अब ये वैसे क्लैट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जो जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ऐसे आ सकता है, एआई के ऊपर, एआई के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एआई और जो गवर्नेंस है उसको लेते हुए कि किस तरीके से एआई को आगे हमें रेगुलेट करना चाहिए।
उसको लेके, या क्या रेगुलेशंस होने चाहिए एआई को लेके, क्या तो कहीं रेगुलेशन की जरूरत है भी या नहीं, उस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रेगुलेशन की जरूरत क्यों है? ताकि एआई जो है, द कंसर्न इज दैट टेक्नोलॉजी efficiency should not replace human dignity, compassion, morality, emotions, wisdom, accountability। एआई ने कोई चीज गलत कर दी, किसकी अकाउंटेबिलिटी है? हाँ जी, नहीं तो जी, जी नहीं तो जी, सर कुछ कहना मेरा था? भी कोई यही था पूछना कि सर एआई भी अभी ना प्रॉपर तरीके से सही चीजें नहीं बता रहा, उसके लिए आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आपने ना अभी मुझे इस बारे में कैसे लिखने को दिया था, एआई इन जुडिशरी, सर उसके रिगार्डिंग भी मुझे पूछना है, क्योंकि सर वो मैं लिख नहीं पा रही हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा उसको लिखने में, आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी आप लिख पाओगे उसको। ठीक है, उसमें मैं आपको कुछ कंटेंट दूंगा और कुछ गाइडेंस दूंगा, जिससे कि आप परसों वो वही ऐसे मुझे लिख के दिखा दोगे। ठीक है, चिंता ओके करने की सर, जरूरत नहीं, थैंक इसमें से यू। भी आप पॉइंट्स ले सकते हो, इसके अंदर से भी पॉइंटर्स ले सकते हो। एआई एंड जुडिशरी मैंने आपको टॉपिक दिया था, तो जुडिशरी के अंदर भी हमको क्या चाहिए? ह्यूमन डिग्निटी चाहिए, कंपैशन चाहिए। आप एआई के आधार पर डिसीजन नहीं ले सकते, एआई को जजमेंट करने के लिए नहीं दे सकते, एआई की सिर्फ हेल्प ले सकते हो ट्रांसलेशन के अंदर, जैसे सुबास या स्टूपास, वो क्या कर रहा है? रिसर्च करने में हेल्प कर रहा है जजेस की, ट्रांसलेशन करने में हेल्प कर रहा है जजेस की, वो एआई मॉडल है। ठीक है, सर ये तो मोरालिटी, सीआरपीसी के और बीएनएसएस के कंपैरिजन में ना सेक्शन भी गलत बता रहा था। हाँ ये गलत बता देता है सारे, ये बिल्कुल लॉ में तो इसको बीएनएस बीएनएसएस तो अभी इसने पढ़ा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डिले चल रहा है इसका मामला, एआई ने अब तक बीएनएस बीएनएसएस नहीं पढ़ा है, तो वो बीएनएस बीएनएसएस बीएसए इनके सेक्शंस पूछोगे तो पुराने वाले सेक्शन बताता है, आईपीसी सीआरपीसी के, कंफ्यूज है वो भी, तो है कंफ्यूजन उसके अंदर। तो मेजर चैलेंजेस क्या है कि भाई इससे अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है, जो काम आज मैं 10 लोगों से करा रहा हूं, कल वही काम मैं एक एआई ट्रेंड व्यक्ति से, एक आदमी से करा लूंगा जो एआई एआई चलाने में ट्रेंड होगा, है ना। वाइडनिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी इससे, कैसे? ये लास्ट ईयर की यूएन की रिपोर्ट भी कहती है। यूएन की रिपोर्ट क्या कहती है? मतलब आईएमएफ की रिपोर्ट है। आईएमएफ की रिपोर्ट क्या कहती है कि आने वाले कुछ सालों में जिस कंट्री ने एआई को इंटीग्रेट कर लिया अपने यहाँ, उसकी जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी की ग्रोथ रेट है, वो 36%, 30 to 36% बढ़ सकती है। यानी कि जैसे हमारी 6% चली है, 7.7% है, 36% बढ़ जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा? 7.7 से 8%, 8.1 8.2% तक चली जाएगी, 36% बढ़ जाएगी। ग्रोथ रेट में 36% का इजाफा, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उसी के साथ आईएमएफ ने यह भी कहा है कि भाई जो इंटीग्रेट नहीं करेगा वो और गरीब हो जाएगा। और यहां पर एक और पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी का। आप लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी है क्या? ट्राइबल्स के पास एक्सेसिबिलिटी है क्या? अंडर प्रिविलेज के पास एक्सेसिबिलिटी है? हमारे देश में आज भी सिर्फ 64% महिलाएं ही मोबाइल फोन यूज कर रही हैं। महिलाओं को यहाँ पर और पीछे होना पड़ेगा, मतलब इसकी वजह से क्या होगा? इनइक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि महिलाएं कम इंटीग्रेटेड है, कम एआई को यूज कर रही है, पुरुष ज्यादा कर रहे हैं। तो ज्यादा जो यूज करेगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा और फिर इनइक्वालिटी वाइडन होगी। ठीक है, सोशल अनरेस्ट हो सकता है, जिससे कि इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी लोगों के अंदर आ सकती है। डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि डेटा क्या है? डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग डेटा की इंपॉर्टेंस को समझते नहीं हो। डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि आज के लिए पेट्रोलियम है, आने वाले समय के लिए पेट्रोलियम है डेटा। जैसे आज पेट्रोलियम के ऊपर लड़ाई हो रही है ना, ऐसे डेटा के ऊपर आने वाले समय में लड़ाई होगी। और क्या कह रहे हैं ये? एआई डिपेंड्स ऑन मैसिव अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा। एआई को ट्रेन करने के लिए क्या चाहिए? डेटा। और वो पर्सनल डेटा होगा तो वो ह्यूमन लाइक अपने आप को क्या कर सकेगा? ट्रेन कर सकेगा, ह्यूमन की तरह ट्रेन कर पाएगा। और ह्यूमन ह्यूमन मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर ह्यूमैनिटी आ जाएगी, लेकिन
वो और ह्यूमन लाइक आपको जवाब दे पाएगा, जिससे कि ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि ये एआई है या कोई असली ह्यूमन है। जैसे कम बहुत सारी कंपनीज ने बॉट लगा दिए हैं, आप जोमेटो पे जाओ, वहां पे चैटिंग में जाओ तो वहां से बॉट जवाब देता है सामने से। वो ह्यूमन नहीं है जो टाइप करके भेज रहा है आंसर, वो बॉट है, वो एआई है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपको जवाब दे रहा है। तो ऐसा धीरे धीरे सारी चीजों में आ जाएगा, इवन एजुकेशन में भी आ जाएगा, है ना। इवन मेरे पास एक ऑफर भी आया था एक एआई कंपनी का, इंडिया की है। वो कह रहे अपना बॉट बनवा लो। वो बॉट क्या करेगा, मैंने पूछा क्या करेगा वो बॉट, वो क्या है, आप उसके अंदर अपनी सारी नॉलेज डाल दोगे और वो बॉट आपके स्टूडेंट्स की 24/7 प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मैंने कहा ये मॉडल थोड़ा सा खतरनाक है, अभी मेरे को नहीं करना, पहले दूसरे लोगों को यूज कर लेने दो, ठीक है ना। अब मैं इतना पैसा भी नहीं लगा सकता, मेरे पास है ही नहीं कि मैं अपना बॉट बनवा लूँ, ठीक है। तो डेटा थेफ्ट का सबसे बड़ा क्या है, खतरा है, उसके अलावा सर्विलेंस का खतरा है। डेटा थेफ्ट, डेटा जरूरी क्यों है, डेटा से हम लोग क्या करेंगे, दूसरों को, एआई को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। इसके लिए चाहिए डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर ही नहीं होगा तो एआई ट्रेन नहीं होगा। लेकिन डेटा सेंटर की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जहां जहां डेटा सेंटर खोले जाएंगे वहां वहां इकोलॉजिकल लॉस बहुत ज्यादा होगा। वहां का पानी खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ग्राउंड वाटर बिल्कुल समाप्त खत्म हो जाएगा या बहुत गंदा हो जाएगा। आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हीट एमिट होती है। उस हीट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है, तो वो पानी सीधे सीधे इवेपोरेट हो जाता है, उसका कोई रीयूज नहीं हो सकता। तो वो इकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और आसपास के जो सेंसिटिव जीव है, बायोडाइवर्सिटी है, उसके लिए भी खतरनाक है। और इवन जो आसपास ह्यूमंस रह रहे हैं उनके मेंटल पीस के लिए भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि 24 घंटे एक धर आवाज आपको सुनाई देती रहेगी उसके प्रोसेसिंग की, ठीक है। तो वो प्रोसेसिंग की जो आवाज है वो भी काफी इरिटेटिंग होती है, तो वो बहुत सारे एस्पेक्ट पे बहुत खतरनाक है। अब डेटा सेंटर खोलना तो जरूरी है, इसके लिए हमारी सरकार ने क्या किया, इसी साल बजट में, बजट 2026 के अंदर 22 साल के लिए डेटा को टैक्स फ्री कर दिया डेटा सेंटर्स को, कि तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, कोई टैक्स नहीं। और इसका प्रभाव क्या पड़ा, डेटा सोवरेनिटी तो क्रिएट हुई नहीं। एक एक शब्द आता है डेटा सोवरेनिटी। डेटा सोवरेनिटी का क्या मतलब है कि हमारे देश का डेटा हमारे पास रहना चाहिए, या कोई दूसरा देश ले रहा है तो उसकी हमको कीमत अदा करें, है ना। क्योंकि हमारे पास डेटा, सब इंडिया के पास भरपूर डेटा है, पर्सनल डेटा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा डेटा, और हमारी सरकार ने उसको मुफ्त में बेच दिया। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन और आपका ये एनवीडिया, इन लोगों ने इंडिया के अंदर करीब करीब अभी तक 30-40 डेटा सेंटर खोल चुके हैं ये लोग, है ना। तो 30-40 डेटा सेंटर खोल चुके, उसमें अपना एक नहीं है, अपना होगा भी तो रिलायंस वाले खोल रहे हैं अभी, है ना। तो उससे भी इकोलॉजी को नुकसान तो होगा ही। ये पहले नॉर्डिक कंट्रीज में खुले डेटा सेंटर्स, वहां का जब पानी खराब होने लगा लोगों ने प्रोटेस्ट किया, नॉर्डिक कंट्रीज से निकल कहाँ आ गए, ऐसे कंट्रीज में जहां पर इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं है। मार दो इंसान को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोग मर भी जाते हैं तो यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे भी तो कोई सुनेगा नहीं। इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन का खतरा है, क्या फेक न्यूज फैला सकता है, डीप फेक जो फोटोज आती हैं, मैं आपकी फोटो अभी क्रिएट कर दूं, आपको यूएस में बैठा हुआ दिखा दूं, मायामी के बार में बैठा हुआ दिखा दूं। तो इस तरीके की डीप फेक फोटो से और भी गलत काम किए जा सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, है ना। मैनिपुलेटिव वीडियोस बनाई जा सकती हैं, फेक स्पीचेस दी जा सकती है। हम लोग देखते हैं ना मोदी जी गाना गा रहे हैं और वो एकदम ओरिजिनल लगता है, आवाज भी एकदम मोदी जी की लगती है। लेकिन अगर कोई रियलिस्टिक स्पीच हो, ऐसी स्पीच हो जो कि लोग सोचते हैं कि हाँ मोदी जी दे सकते हैं, और ऐसी स्पीच को लो क्वालिटी वीडियो करके बोल दे कि 20 साल पुरानी वीडियो है, लीक हो रही है, लोग तो मान जाएंगे, क्या बोलेंगे, ये तो सही की वीडियो है। तो फेक स्पीच, फेक वीडियोस, इन सब का खतरा बहुत ज्यादा है। दिस कैन थ्रेट डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, पब्लिक ट्रस्ट। इलेक्शन को सीधे सीधे मैनिपुलेट किया जा सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला के, फेक वीडियोस फैला के, डीप फेक्स को फैला के, है ना। और यही करा जाता है, ऐसा किया ही जाता है।
अब ये सीख तो ह्यूमन से ही रहा है ना, ह्यूमन डेटा से सीख रहा है, पर्सनलाइज डेटा से सीख रहा है। तो जो ह्यूमन के अंदर बाइसेस हैं वो इसके अंदर भी रहने वाले हैं आने वाले समय में। वो बाइसेस इसके अंदर रहेंगे तो वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ह्यूमन तो एक बार को जब सामने देखता है कि बहुत सारे लोग हैं तो वो अपने बाइसेस को दबा लेता है, चाहे वो कास्ट बेसिस बाइसेस हो या जेंडर बेसिस बाइसेस हो। अब दबाने लगा है, पहले जमाने में तो नहीं दबाता था, लेकिन अब क्या है कि वीडियोस बन जाती हैं तो ये सारी चीजें हो जाती है, तो वो दबाने लगा है अपने फीलिंग्स को काफी हद तक। लेकिन अगर एआई ही बायस हो गया तो वो बहुत बड़ा खतरा है। इसके अंदर कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट है, बैंकिंग एक्सक्यूज है। मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये आपने जो बोला है कि गवर्नमेंट जो डेटा बेच दे रही है कंपनी को, हम्म। तो सर ये इसमें तो कंसेंट भी नहीं ली जा रही हमारी, तो नहीं तो सर ये आपसे कंसेंट वॉयलेशन ये नहीं होगा? कि आपकी जो सांसें बेच दी, आपका पानी बेच दिया, उसकी कंसेंट कब ली सरकार ने आपसे? जो इंडस्ट्रीज हैं इतनी बड़ी बड़ी, जिन्होंने आपका सारा पानी, सारा हवा, ये दिल्ली के अंदर हर साल यहाँ पे गैस चैम्बर बन जाता है सर्दियों में, इसको बेचने से पहले सरकार ने कौन सी कंसेंट ली थी? सर वो तो जब जमीन जैसे किसानों से खरीदी है, तो जब हाँ। लैंड एक्वायर की है, तो सर उसमें जो उसकी हवा और पानी तो वो भी तो उन्हीं का अब हो जाएगा ना। जब डेटा सेंटर खोलेंगे तो उसके अंदर भी एक्वायर, अच्छा हाँ, जो डेटा बाहर कंपनीज को बेच दिया, तो उसके अंदर भी जब एक्वायर करेंगे जमीन तो किसान से ही करेंगे ना। अगर उस कंसेंट को आप कंसेंट मान रहे हो तो वो कंसेंट दे रहे हैं, लेकिन कंसेंट होनी किसकी चाहिए? जितनी भी पार्टीज अफेक्टेड है उन सबकी कंसेंट जरूरी है ना। मेरी कंसेंट भी तो जरूरी है, भले ही मेरी जमीन नहीं जा रही, लेकिन मेरी सांसें तो जा रही हैं, मेरी हवा तो जा रही है, मेरा एनवायरमेंट तो जा रहा है। और राइट टू एनवायरमेंट इज माई फंडामेंटल राइट, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। और 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो माई फंडामेंटल राइट। तो मेरे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करने से पहले सरकार नहीं पूछ रही है ना। तो ये बातें सिर्फ किताबी हैं, किताबों में ही रह जाती हैं, बाहर कभी नहीं आ पाती। ठीक है। तो एआई के वेपनाइजेशन का खतरा इन्होंने इसके अंदर बताया कि ऑटोनॉमस वेपन्स या साइबर वॉरफेयर के अंदर, जैसे अभी आप लोग सुना होगा माइथॉस, क्लॉड यानी कि एंथ्रोपिक का एक मॉडल आया क्लॉड का, माइथॉस के नाम से, वो आपका डेटा हैक कर सकता है। और इंडिया ने अभी तक कोई ऐसा कंप्लायंस नहीं किया कि वो हैक ना कर पाए। जैसे ही माइथॉस बनाया, उसके रिलीज को स्टॉल पे डाल के पूरे यूएस ने अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया, वहां के बैंकिंग ने, वहां के सारे जितने भी गूगल गूगल के सारे सिस्टम है, इन्होंने अपना अपग्रेड किया सिस्टम ताकि हैक ना हो। लेकिन इंडिया ने नहीं किया। अब माइथॉस होने वाला है, लॉन्च हो जाएगा, है ना। तो सर्विलेंस स्टेट की भी खतरा है कि सरकार ही हमारा सर्विलेंस करने लग जाए, सरकार ही एआई की मदद से क्या करने लग जाए, मॉनिटरिंग करने लग जाए, सेंसरशिप करने लग जाए, कि सरकार के अगेंस्ट कोई भी वीडियो डल रही है, एआई उसको पकड़ के क्या करे, सबसे पहले नोटिस जारी कर दे उसको, इंटरमीडियरी को, सेक्शन 69A का एआई कर दे, ह्यूमन की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ओवर सेंसरशिप हो जाएगा, वॉयलेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज भी रहेगा, और लॉस ऑफ प्रिवेसी तो है ही है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छा कोट है लॉस ऑफ प्रिवेसी को लेके, वी आर होपिंग फॉर प्रिवेसी इन अ फिश बोल। तो फिश बोल के अंदर, जो फिश बोल होता है, उस छोटा सा फिश बोल होता है, उसके अंदर मछली है, वो अपनी प्राइवेसी को कब तक ही बचा पाएगी, है ना। तो वो मछली है हम लोग उसके अनुसार। तो ह्यूमन सेंट्रिक एआई को ये डेवलप करने की बात करते हैं, जो कि काफी मुश्किल है, बिना प्रॉपर रेगुलेशन के, इंटरनेशनल रेगुलेशन के, इंटरनेशनल कन्वेंशन के, ये नहीं हो सकता। ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब के लिए, इन सबको अपहेल्ड करे। तो क्वेश्चन भी पूछा है कि एथिकल क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द आर्टिकल आस्क सेवरल इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। कैन एआई रिप्लेस ह्यूमन इमोशंस? कैन मशीन possess moral judgment? Can efficiency become more important than compassion? Can technological progress justify loss of privacy? Can AI decide matters affecting life and liberty? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान वॉर का डिसीजन एआई से लिया गया था, एआई पे पूरा डेटा डाला गया था और ईरान वॉर का डिसीजन लिया गया था कि वॉर करना सही है या नहीं। दीज आर द एथिकल रादर देन टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चंस, ये एथिकल क्वेश्चंस हैं। और हम लोग एआई यानी कि हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन किस कीमत पे? ह्यूमन इमोशंस की कीमत पे, मॉरल जजमेंट की कीमत पे, कंपैशन की कीमत पे, अपनी प्राइवेसी की कीमत पे।
अपनी लिबर्टी की कीमत पे, अपनी जिंदगी की कीमत पे, है ना? तो किस 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 लिए हम लोग उसको कर रहे हैं डेवलप? डिजिटल सोवरेनिटी की जो मैंने अभी आपको बात बताई, ये सारी बातें वही है, ठीक है। नीड फॉर ग्लोबल एआई रेगुलेशन की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर क्रिएट करने की जरूरत है। ह्यूमन ओवरसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा भी नीतू ने बोला कि ह्यूमन ओवरसाइट इज मस्ट। और उसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन की इसके अंदर जरूरत है। ईयू एआई एक्ट बन चुका है, यूएन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 2024 आ चुका है, यूनेस्को रिकमेंडेशन ऑन एथिक्स ऑफ एआई आ चुका है। इसके अलावा इंडिया एआई मिशन चल रहा है, लेकिन हमने कोई रेगुलेटरी इसके ऊपर लॉ अभी तक नहीं बनाया है, ठीक है। तो इंडिया की अप्रोच है ह्यूमन सेंट्रिक, एआई फॉर ऑल, इंक्लूसिव इनोवेशन, रेस्पॉन्सिबल एआई, एआई फॉर गवर्नेंस और एआई फॉर पब्लिक वेलफेयर अभी तक हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे जुडिशरी के अंदर भी एआई आ चुका है, ट्रांसलेशन के लिए, रिसर्च के लिए, है ना? तो उसके लिए 2 ऐप है, याद रखेंगे, एक सुवास है, एक सुपास है। उसके बारे में पढ़ेंगे कि सुवास क्या करती है, सुपास क्या करती है। जब अभी 6 महीने का पूरा रिवाइज करेंगे तो उसके अंदर आएगा ही, नहीं भी आएगा तो कभी न्यूज में आ जाएगा, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो।